लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, सो लास्ट लेक्चर में वो पार्ट कंप्लीट हो गया था हमारा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का. एंड यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट, आल्सो नोन एज यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट एंड कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. ओके, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. सो आज हम देखेंगे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. ओके, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. लास्ट में ब्रिटिश टाइप में वेस्टर्न में आता है कूल टेम्परेट वेस्टर्न. सो नाउ वी विल डिस्कस कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. सो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, also known as Laurentian type of climate, fishing of Newfoundland and Japan. So mostly ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही कन्फाइंड है. सो वो एक देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, बट आज हम ये डिस्कस करेंगे और टाइगा फॉरेस्ट भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दोनों हमारा कवर हो जाएगा. सो देखते हैं उसके लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, आल्सो नोन एज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मरीन क्लाइमेट और ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. ओके, सो व्हाई कूल टेम्परेट? बिकॉज इट लाइज इन द टेम्परेट रीजन. ठीक है, सो ये अगर कनाडा का कुछ ईस्टर्न पार्ट देखोगे, ये पार्ट एक होगा, एंड जापान है ना. तो जापान एंड जो हमने मंचूरिया प्लेन देखा था चाइना का, नॉर्थ में जो मंचूरिया प्लेन है, तो वो एक इसमें इंक्लूड होगा. सम पार्ट ऑफ द साउथ कोरिया ऑल्सो. तो ये पार्ट हमको क्या है कि ईस्टर्न पार्ट में दिख रहा है. ठीक है, एंड टेम्परेट रीजन है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. सो इसमें मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही आएगा, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में उतना ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, बिकॉज मोस्टली वाटर बॉडी का पार्ट है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग नहीं करता है. ओनली इट कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो करते डिस्कस फिर अभी लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो देखो ये दो रीजन है, जैसे कि कनाडा का एक पार्ट है, कनाडा का फ्रॉम जस्ट से कि अटलांटिक के कोस्टल पार्ट से लेके वेस्टवर्ड थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड होगा. एंड यूएसए का जो आपने यहाँ पे ग्रेट लेक्स का एक पार्ट देखा है ना, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन एक्सेट्रा, यहाँ पे जो लेक्स है 5 to 6 लेक्स जो इम्पोर्टेंट है, तो वो लेक्स के पार्ट तक एक्सटेंड हुआ है. सो दैट इज this part. Okay, clear है यहाँ तक? Okay, so next is the eastern China part, north eastern China part, then entire Japan. entire Japan नहीं बोल सकते, because जापान का कुछ होक्काइडो कुछ ऐसे आइलैंड है नॉर्दर्न रीजन में, तो वो एक पार्ट कंसिडर करेंगे, नॉर्दर्न का पार्ट. एंड सम उसका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट पार्ट में भी है, या फिर साउथ पार्ट में भी आएगा इन्फ्लुएंस. तो जापान भी एक हम इसमें कंसिडर करेंगे. एंड नेक्स्ट इज द साउथ कोरिया. ओके, सो एंटायर दिस पार्ट आएगा. सो देखते हैं वन बाय वन कि मेजर इंपॉर्टेंट यही है ये क्लाइमेट में, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, कि इसका एक आइलैंड ही है. देखो लॉरेंशियन आइलैंड नहीं, सॉरी, लॉरेंशियन प्लाटू है. अगर आप फिजिकल मैप देखना है आपको, कनाडा का फिजिकल मैप, ओके, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप में आपको कनाडा का फिजिकल मैप मिल जाएगा. तो वहां पे आपको ये लॉरेंशियन प्लाटू दिखेगा. ठीक है, सो दिस पार्ट इज द लॉरेंशियन प्लाटू. ठीक है, सो ये लॉरेंशियन प्लाटू के रीजन में ये इफेक्ट है. सो दैट्स व्हाई हमको हम इसको क्या बोलते हैं कि लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, सो कूल टेम्परेट है, मींस कूल भी मींस मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर यहाँ पे डोमिनेंट होगा. एंड सम स्लाइटली समर भी यहाँ पे फील होगा एट द टाइम ऑफ समर सॉलिस्टिस. ओके, सो एक और भी नाम जैसे देखा हमने, न्यू फाउंडलैंड. ओके, न्यू फाउंडलैंड, फिशिंग ऑफ न्यू फाउंडलैंड. सो व्हाट इज दैट कि यहाँ पे एक आइलैंड का पार्ट है, दैट इज न्यू फाउंडलैंड आइलैंड. ओके, ये कनाडा का ही पार्ट आएगा. सो यहाँ पे कुछ विंड्स फ्लो होता है, सॉरी करंट्स फ्लो होता है, दैट इज द वार्म करंट एंड नेक्स्ट इज द कोल्ड करंट. ओके, सो लैब्राडोर कोल्ड करंट एंड गल्फ वार्म करंट, तो उनका कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे हो जाता है नियर बाय दिस न्यू फाउंडलैंड आइलैंड. ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर क्रिएट होता है, बिकॉज अदर सेम लैटिट्यूड पे आप अदर एरियाज देखोगे तो कूल टेम्परेचर होता है ओशन का या सी का. बट ये एरिया में क्या है कि बिकॉज ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन होता है, दैट इज 23-24 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्परेचर मेंटेन होता है यहाँ पे. सो दैट यहाँ पे प्लैंक्टन्स की ग्रोथ लीड होती है. एंड प्लैंक्टन्स ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए फिर यहाँ पे क्या है कि मरीन मरीन जो स्पीसीज है तो उनके लिए, या फिर डिफरेंट फिश होते हैं तो उनके लिए ग्रेट अट्रैक्शन होता है. मतलब उनके फूड यहाँ पे अबेंडेंट अवेलेबल होता है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इनका अट्रैक्शन उनके यहाँ पे ज्यादा है. तो दैट्स व्हाई ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फिशिंग
के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी रीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ओके। सो ये एक पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट इज द जापान, ओके। सो ये जापान है, और जापान का ईस्टर्न कोस्टल पार्ट या एंटायर जापान भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जापान सेम इफेक्ट यहाँ पे मिलता है बिकॉज ऑफ द वार्म क्यूरोशियो करंट एंड कोल्ड ओयाशियो करंट। तो इनका भी कॉन्फ्लुएंस जापान के ईस्टर्न पार्ट में होता है या ईस्टर्न कोस्ट के पास होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया सिमिलरली एक टेम्परेचर प्रॉपर क्रिएट होने की वजह से प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बूस्ट होती है, एंड सो दैट्स वाई अगेन फिश अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सेट्रा वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। सो आई होप कि आपको दोनों एरिया क्लियर है। मोस्टली ईस्टर्न मार्जिन ये वर्ड हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज ये सब कोस्टल रीजन के पास आएगा, ओके। So just remember that. So distribution Laurentian type of climate is found only in the two regions, and that too only regions in the northern hemisphere only, okay, not in southern hemisphere. So northern American region देखते हैं हम कैसा है. So northeastern northern America, northeastern northern America. So northern America का northeastern part आएगा, including East Canada, then northeast USA, ओके। नेक्स्ट न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है तो वो एक आएगा उसमें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ईस्टर्न कनाडा एंड न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ओके। सो ये पार्ट है, दिस में रेफर टू एज द नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन ग्रुप, ओके। सो एशियाटिक रीजन में हमने देखा है कि जापान आएगा, ठीक है, इट्स ओके, बट साइबेरिया का कुछ पार्ट उसमें स्लाइटली इंक्लूड होगा। देन नॉर्थ चाइना, ओके, नॉर्थ चाइना भी हमने देखा है। देन मंचूरियन प्लेन्स, वो एक पार्ट देखा हमने नॉर्थ में, मंचूरियन प्लेन्स एक आएगी, वो एक है। देन कोरिया एंड नॉर्दर्न जापान, ओके। सो नॉर्दर्न जैसे मैंने कहा ना होक्काइडो आइलैंड्स, तो वो इसमें इंक्लूड होगा। सो होक्काइडो आइलैंड्स, सो absent in southern hemisphere because in southern hemisphere only a small section of continent extends south of 40 degree south latitudes, okay। so वहां पे लैंड पार्ट ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस यहाँ पे मैरिटाइम इन्फ्लुएंस मतलब वहां पे प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो absent होगा वहां पे। Some of these small section come under the rain shadow regions of the Andes, मतलब Andes के कुछ rain shadow regions है, that is Patagonia, and hence westerlies hardly ever reach these region, ठीक है। So westerlies properly reach नहीं हो पाते हैं, and जो भी influence होगा यहाँ पे, even though confluence वगैरह जो होते हैं ocean currents के, तो वो properly यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। So that's why same type of climate only northern hemisphere में आपको दिख रहा है, ठीक है। So these region are subject to the aridity rather than the continentality. So shallow part से या सॉरी नैरो पार्ट से लैंड के जो भी मतलब साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जो अर्जेंटीना का पार्ट अगर आप देखोगे तो इट इज द वेरी नैरो पार्ट, तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट ही नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, अरिडिटी पार्ट है, एंड सो दैट्स व्हाई वहां पे पैंटागोनिया डेजर्ट है, ओके। सो एग्जैक्टली सिमिलर कनाडा में जैसे हम देख रहे हैं कि कोल्ड एंड वार्म करंट की मर्जिंग की वजह से जो प्रॉपर वहां पे एक वेट इवन विंटर भी थोड़े से वार्म लाइक होते हैं, तो सेम क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। सो एक पार्ट हमने देखा है, और देखो यहाँ पे सिमिलर ये सब पार्ट हमने इंक्लूड किया नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द यूएसए, या फिर सॉरी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग न्यू फाउंडलैंड, ओके। सो ये एक पार्ट है। देन उसके बाद हमने देखा कि कौन से करंट्स यहाँ पे मर्ज होते हैं, तो कोल्ड लैब्राडोर करंट एंड वार्म ओशनिक गल्फ करंट, गल्फ स्ट्रीम, ओके। सो ये दोनों भी यहाँ पे मर्ज होते हैं। सो बेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे आपका क्रिएट होगा, नॉट सो कोल्ड नॉट सो हॉट, ठीक है। ऐसे पैटर्न में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सेम पार्ट वार्म कुरियोशियो करंट एंड कोल्ड ओयाशियो करंट, ऑल्सो नोन एज कामचटका करंट। कामचटका एक रशिया का पार्ट है, देखो कामचटका पेनिनसुला, सो ये कामचटका भी आपको देखना है, कामचटका पेनिनसुला, ठीक है। तो वहां से ये करंट फ्लो होते हैं, तो कभी कभी उसको कामचटका करंट भी बोला जाता है, एंड जैसे साउथवर्ड आती है तो ओयाशियो कहा जाता है। सो देखो ये कुछ आइलैंड से होक्काइडो पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होता है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, एंड उसके बाद स्लाइटली इन होन्शु एंड क्यूशु शिकोकू, यहाँ पे थोड़ा मॉनसूनल इफेक्ट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ में दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये पार्ट में मोस्टली चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर टेम्परेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ में दिखेगा, बट इन द नॉर्थ होक्काइडो एंड होन्शु पे आपको क्या दिख रहा है कि कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट और लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डोमिनेंट, ओके, बिकॉज एग्जैक्टली इनका मर्जिंग यहाँ पे होता है होक्काइडो के ईस्टर्न पार्ट पे, ओके। सो इसके और भी कुछ न्यूयॉर्क पर्किंग ऐसे कुछ रीजन्स है, तो वो भी हम देखते कैसे।
सो एग्जैक्टली क्लाइमेट लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड ड्राई विंटर्स. सो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली क्लाइमेट कैसा है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में. सो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड ड्राई विंटर्स एंड वार्म वेट समर्स. ठीक है, सो वो थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर लो. ठीक है, इट इज समर्स. ठीक है, सो वार्म वेट समर्स मीन्स हॉट सॉरी कोल्ड ड्राई विंटर and warm wet summer. Okay, so winter temperature may be fell below the freezing point, yes definitely, and snowfall to quite a depth. Okay, ठीक है. so मतलब क्या दिख रहा है आपको, विंटर जब विंटर सॉल्स्टिस होगा तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज होगी तो वेरी वेरी स्लैंटिंग सनरेज आपके ये रीजन पे होगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक जा सकता है. अगर आप लैटिट्यूड्स पे देखते हो तो 40-50 डिग्री लैटिट्यूड से 50 के आसपास अगर लैटिट्यूड है सो डेफिनेटली वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, वेरी वेरी डिक्रीजिंग, मतलब वहां पे जीरो से भी कम टेम्परेचर होगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सो इसलिए विंटर आर हार्श. ठीक है, बट समर में क्या होगा, थोड़ा सा वार्मिंग इफेक्ट होगा. समर वार्म वेट समर्स यहाँ पे होगा. ठीक है, so summers are warm as the tropics approx 25 degrees Celsius, and if we are not for the cooling effect of the offshore cold currents from Arctic, and the summers may even be hotter. ठीक है, so दोनों भी इम्पैक्ट मीन्स यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम होगा या फिर लैब्राडोर करंट है तो उनके दोनों के इम्पैक्ट की वजह से प्रॉपर वार्म लाइक 25 मैक्स 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जा सकता है, बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है, सो दो रेन फॉल्स थ्रू आउट द ईयर. यस, ठीक है, सो रेनफॉल क्या है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर है एक्सेप्ट इंटीरियर्स ऑफ द चाइना. सो चाइना के कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट ऑन हो जाता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इतना रेनफॉल नहीं होगा, बट जो मरीन एरियाज है या फिर कोस्टल एरियाज है तो वहां पे रेनफॉल पॉसिबल होगा. ठीक है, सो रेनफॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट समर में मैक्सिमम होता है फ्रॉम द ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द ओशन. ठीक है, सो ओशन में जो भी ये विंड्स है ओयाशो होगी या फिर ओवरऑल यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम देखते हैं तो उसकी वजह से मैक्सिमम रेनफॉल उनका समर में होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अप्रॉक्स 75 to 150 सेंटीमीटर विद 2/3 ऑफ द इट्स फॉलिंग इन द समर. जैसे मैंने कहा कि समर में मैक्सिमम रेनफॉल होगा, विंटर में एकदम स्लाइटली रेनफॉल्स हो गया, बट मैक्सिमम मींस 75 to 150 सेंटीमीटर इन दिस 2/3 पार्ट. ओके, सो उसका समर में ही रेनफॉल ज्यादा है. द वार्म गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द ओपन अटलांटिक. ठीक है, सो अटलांटिक में जो भी यहाँ पे विंड्स फ्लो होंगे तो उसमें मॉइस्चर रिचार्ज गल्फ स्ट्रीम से ही होगा, एंड द प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज which penetrate across the Rockies carries the depression over the Great Lakes to the New England state, then thus promote wet condition especially in the winter, vital for the agriculture activities of this region. Means यहाँ पे अगर आप देखोगे Rockies belong कर रहा है. ठीक है, so Rockies या ओवरऑल दिस पार्ट में क्या है कि हाई प्रेशर डिप्रेशन क्रिएट होगा. मींस बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट यहाँ पे एक्टिव होगा, इवन दो इन दिस साइबेरियन रीजन हाई प्रेशर थोड़ा सा एक्टिव होगा. ठीक है, मींस डिप्रेशन ऑफ द हाई प्रेशर क्रिएट हो गए, नॉट फॉर द लो प्रेशर, बिकॉज लो प्रेशर डिप्रेशन इक्वेटर के बिलोंग या ट्रॉपिकल रीजन्स में क्रिएट होते हैं. सो हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा और यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो होगा, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज विंड पैटर्न कैसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे फ्लो होते हुए दिखेंगे. सो वेस्ट टू ईस्ट जब फ्लो होगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस जब होगा कि मॉइस्चर मींस फ्रंट्स कुछ हिट होते हैं तो एग्जैक्टली ये फ्रंट्स लॉरेंशियन टाइप ऑफ या लॉरेंशियन प्लेटू में आपको हिट होते दिखेंगे, एंड these warm current या these warm winds easterlize warm winds and these high pressure जब इनका fronts collapse होंगे तब या frontal activities होगी तब यहाँ पे क्या है रेनफॉल पॉसिबल होता है. सो यहाँ पे इसलिए रेनफॉल एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स मींस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कनाडा, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कनाडा, ये ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ये ऑलवेज क्या होगा, हाइयर होगा. ओके, सो एंड वार्मिंग इफेक्ट ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली वेस्ट कनाडा से कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल या फिर मॉडरेट लाइक टेम्परेचर होगा. ओके, सो मीटिंग ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लैब्राडोर करंट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ न्यूफाउंडलैंड प्रोड्यूस द डेंस मिस्ट फॉग एंड गिव राइज टू मच प्रेसिपिटेशन. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि सेम यहाँ पे फिर जब फ्रंटल एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे क्या है, फ्रंट कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट जब यहाँ पे कोलैप्स हो गया तब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है रेनफॉल कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हो क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्ट या फिर फॉग लाइक कंडीशंस क्रिएट होते हैं. सो जब मॉइस्चर एक लेसर अमाउंट में होगा
बट तब क्या होगा कि मॉइस्चर या फिर ड्रिजलिंग रेनफॉल यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सो ड्रिजलिंग रेनफॉल भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे क्लाइमेट है, तो बस उतना याद रखो, ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ओके, एंड वार्मिंग इफेक्ट यहाँ पे नियर बाय अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक से यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्यूरोशियो करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। ओके, सो ये दोनों का भी इम्पैक्ट भी आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो ग्रेट लेक्स है, तो ग्रेट लेक, सुपीरियर लेक, यहाँ से कुछ वेस्टरलाइज फ्लो होते हैं, तो वेस्टरलाइज भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरी, ऐसे कुछ लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ये लार्ज लेक के पार्ट से फिर वार्मिंग इफेक्ट भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिलते रहता है। ठीक है, सो मतलब मॉइस्चर ये पुश करते इन दिस पार्ट। ओके, सो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। देन नॉर्थ ईस्ट अमेरिका रीजन इन द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रेसिपिटेशन विद द स्लाइट लेट समर मैक्सिमम इन जुलाई अगस्त। यहाँ पे समर में ही थोड़ा रेनफॉल ज्यादा है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर वैसे तो, बट समर में सबसे ज्यादा होगा। समर में वेस्टर्लाइज ब्रिंग रेन ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेट लेक्स। ठीक है, सो समर में क्या है कि यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट होके फिर यहाँ पे एक प्रॉपर रेनफॉल की कंडीशंस क्रिएट होगी, मींस मैक्सिमम मॉइस्चर यहाँ पे पुश हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है यहाँ पे। सो विंटर, गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पोलर ईस्टर्लाइज विंड फ्रॉम अटलांटिक। ओके, सो गल्फ स्ट्रीम विंटर में क्या होगा कि फिर अभी यहाँ से तो प्रॉपरली मॉइस्चर उतना कलेक्ट नहीं होगा, बट देखो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, सो गल्फ स्ट्रीम अगर एक्टिव है, सो गल्फ स्ट्रीम इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पोलर ईस्टर्लाइज विंड फ्रॉम द अटलांटिक। ठीक है, सो ये मैक्सिमम फिर यहाँ पे पुश करेंगे, जो कि गल्फ स्ट्रीम है, तो वो यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे इन विंटर एंड इन समर। इसका जो ग्रेट लेक्स का मॉइस्चर है वो मैक्सिमम होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ईयर थ्रू आउट द ईयर स्लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होता है, नॉट लाइक हेवी रेनफॉल बट स्लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होता है। ओके, एंड ऑलवेज यहाँ पे कौन सी कंडीशंस होगी कि एक तो आपका ये नियर टू सब पोलर रीजन है, एंड कूल मींस हाई प्रेशर जोन यहाँ पे मोर एक्टिव होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे विंटर में फॉग लाइक कंडीशन होती है ना, तो विंटर लाइक यहाँ पे हमारे जैसे फॉग कंडीशंस होती है, तो वैसे फॉग कंडीशंस ऑलवेज क्रिएट होती है बिकॉज मॉइस्चर यहाँ पे अबेंडेंट है, अवेलेबल, एंड लो टेम्परेचर, सो दैट लीड्स टू फॉग कंडीशंस। ओके, सो देखते हैं अभी इसके कुछ एशियाटिक रीजन्स में। इन कॉन्ट्रास्ट द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एशियाटिक रीजन इज लेस यूनिफॉर्म, सो विंटर्स आर कोल्ड एंड वेरी ड्राई while summers are very warm and exceptionally wet। मतलब इसके कंपैरिजन में मींस न्यू फाउंडलैंड या फिर कनाडा के कंपैरिजन में यहाँ पे विंटर हार्श हो गए बिकॉज कॉन्टिनेंटलिटी यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा है। साइबेरियन विंड्स का जो कोल्ड विंड्स है, तो उनका भी वो एज कंपेयर टू दिस रीजन वो हार्श हो गए। ठीक है, सो इसलिए इनका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो कोल्ड समर, कोल्ड एंड ड्राई विंटर यहाँ पे ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू द कनाडा रीजन। ठीक है, एंड वेरी वार्म एंड एक्सेप्शनली वेट ऐसे कुछ एरियाज हो गए समर में। सो रेनफॉल इज मोस्टली कन्फाइंड टू 5 समर मंथ्स विद द रेस्ट ऑफ द ईयर ड्राई सिमिलर टू द ट्रॉपिकल मानसून कंडीशन इन इंडिया। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल लाइक कंडीशन है। सो लेस टू मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे था कनाडा में, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। एक जनरली 5 मंथ्स का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, समर मंथ्स टाइप दिख रहा है और रेनफॉल दिख रहा है, नॉट थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो द माउंटेनियस इंटीरियर ऑफ चाइना हैज सच प्रोनाउंस्ड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट that the intense heating in summer creates a region of extreme low pressure, okay, and moisture laden winds from the Pacific and Sea Japan blows in a southeast monsoon। तो southeast monsoon का भी इफेक्ट ऑलरेडी हमने देखा ही है, also called as cool temperate monsoon climate। जैसे मैंने कहा ना कि आपको होक्काइडो होन्शु अगर छोड़ते हो आप, तो शिकोकू ryukyu जो साइड्स है सदर्न साइड्स एंड चाइना का ग्रेट प्लेन ऑफ द चाइना, तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट देखा था हमने, टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट। तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली होगा। तो स्लाइटली यहाँ पे मतलब दो क्लाइमेट यहाँ पे मिक्स होते हैं ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक नॉर्थ होगा कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड साउथ में या फिर उसको अटैच हम साउथ में कौन सा बोल सकते हैं, दैट इज टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट, दैट इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो ये याद रखो आप। द क्लाइमेट ऑफ जापान इज मॉडिफाइड बाय इट्स insulatory and also by the meeting of warm and cold ocean currents। ठीक है, तो ओयाशु एंड क्यूरोशु ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इट रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल फ्रॉम द बोथ साउथ ईस्ट मानसून इन समर and northeast monsoon in
विंटर्स। अभी देखो यहाँ पे विंटर का रेनफॉल का डिफरेंट कंडीशन है कि विंटर में जो भी रेनफॉल होगा यहाँ पे, बट नॉट लाइक द समर रेनफॉल, स्लाइटली जो रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे हमने कनाडा में देखा कि वो रिचार्ज किससे होते हैं, वेस्टरलाइज के थ्रू। वेस्टरलाइज में होगा तो वेस्टरलाइज के थ्रू रिचार्ज होते हैं विद द डिफरेंट लेक। ठीक है, तो लेक समर में क्या होते हैं, मोर मॉइस्चर क्रिएट करेंगे एंड फिर वो पुश करेगी ये साइड पे। ठीक है, तो सिमिलरली विंटर में हमने देखा कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे एक्टिव है। सो दो ये कनाडा के टाइप देखे, बट इन इन चाइना रीजन अगर आप देखोगे तो चाइना में देखना है आपको, एक सेकंड, चाइना का एग्जैक्ट मैप निकालते हैं हम। ठीक है, तो चाइना, यस, हाँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो, ट्राई करो आप। तो चाइना में ये साउथ में देखना है आपको। ठीक है, तो होक्काइडो होन्शु शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, होक्काइडो होन्शु। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो समर या फिर ओयाशो और क्यूरोशो का जो मर्जिंग है, तो वो तो रेनफॉल इट्स ओके। तो साउथ ईस्ट मानसून ये भी यहाँ पे रेनफॉल का इन्फ्लुएंस होगा, साउथ ईस्ट मानसून का। बट एक देखा हमने कि नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर कि चाइना में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग मानसून होता है। ठीक है, सो वो भी एक स्लाइड की रेनफॉल होगा, बट एज कंपेयर टू द चाइना या एज कंपेयर टू द मंचूरियन प्लेन, यहाँ पे क्यों रेनफॉल ज्यादा होगा जापान में विंटर में, नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग के टाइम में? बिकॉज यहाँ पे जो चाइना सी है देखो, ठीक है, तो जापान या ईस्ट चाइना सी या फिर जापान सी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिट्रीट होगा, जैसे हमारा होता है ना, बे ऑफ बंगाल से एक ब्रांच रिट्रीट होती है, सो फिर वो कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल क्रिएट करके। ठीक है, सो सिमिलरली फिर यहाँ पे भी क्या है कि एग्जैक्टली ये रिट्रीटिंग जो मानसून है, तो ये पास होता है ईस्ट चाइना सी से, तो यहाँ से एक सफिशिएंट मॉइस्चर कलेक्ट करके फिर अगेन रेनफॉल विंटर में पॉसिबल कहाँ पे कर देता है, तो जापान में। ठीक है, सो इसलिए जापान में भी क्या होता है, अगेन रेनफॉल कंडीशंस विंटर में क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि वो आपको समझा है। ठीक है, उसके बाद विंटर में देखा हमने कहाँ पे थे, लास्ट पॉइंट था हमारा, दैट इज, हाँ, तो इट रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ ईस्ट मानसून इन समर एंड साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर। ठीक है, सो वो एक आपको देखना है। सो नॉर्थ ईस्ट नहीं, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होगा यहाँ पे, तो गलती से हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मानसून इन समर। ओके, so the latter is dry and cold wind from the mainland Asia, but after crossing the Sea of Japan, जैसे मैंने कहा कि अभी जो पॉइंट था Sea of Japan, it gathers sufficient moisture to give heavy relief rain or snow on western coast of Japan. ठीक है, सो समर में मोस्टली क्या होगा, इनका रेनफॉल ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, एंड विंटर में जब ये रिट्रीट करेंगे सी ऑफ जापान से, तब क्या होगा, यहाँ पे सफिशिएंटली मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे अगेन रेनफॉल यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सो जापान में देखो दोनों भी टाइप यहाँ पे रेनफॉल दिख रहे हैं। ठीक है, बट कंपैरेटिवली कम होगा, समर का मैक्सिमम होगा, बिकॉज लार्ज पैसिफिक से ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू दिस सी ऑफ जापान। ओके, द रेनफॉल इज मोर evenly distributed with two maxima, one in June, okay, and the plum rain and other September. ठीक है, that is the typhoon rain. मीन्स नॉर्मल रेनफॉल जब होता है तो वो जून में होगा, एंड सितंबर में कौन सा होगा, टाइफून मीन्स साइक्लोनिक रेनफॉल पॉसिबल होगा सितंबर में। ठीक है, मतलब आफ्टर दिस मॉनसून एक्टिविटी, सो ये तब टाइफून टाइप ऑफ रेनफॉल होगा। ठीक है, सो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखते हैं अगेन इन चाइना, समर मैक्स होगा, समर इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड, रेनफॉल विंड फ्रॉम द पैसिफिक, इसलिए पैसिफिक में हायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा। ठीक है, इन विंटर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस इन द हार्ट ऑफ एशिया, मींस यहाँ पे थोड़े से एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो गए। ओके, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मींस हाई प्रेशर जहाँ पे एक्टिव होगा। ओके, एंड कोल्ड विंड्स ब्लो आउट स्नोफॉल इन द माउंटेनियस एरिया, सो यहाँ पे क्या होगा, स्नोफॉल इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ द वेस्ट ऑफ चाइना। तो देखो चाइना में लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मोस्टली यही रीजन पे आप कन्फाइंड रहो, दैट इज द मंचूरियन प्लेन। यहाँ पे ज्यादातर आपको कौन से टाइप का क्लाइमेट मिल रहा है चाइना में, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इन मंचूरियन प्लेन्स। ठीक है, तो उतना याद रखो। सो समर मैक्स होगा, देन समर इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड, रेनफॉल एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी हमने लास्ट कुछ मानसून क्लाइमेट जब देखा था, चाइना मानसून क्लाइमेट, तब ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा यहाँ पे, यस डेफिनेटली टाइगा फॉरेस्ट एक्सेट्रा यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बिकॉज जितना आप नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहे हो या नियर टू द पोलर रीजन शिफ्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे सॉफ्ट वुड
या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। सो प्रीडोमिनेटली वेजिटेशन इज कूल टेम्परेट फॉरेस्ट, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। द हेवी रेनफॉल, द वार्म समर एंड द डैम्प एयर फ्रॉम फॉग्स, मींस फॉग लाइक कंडीशन क्रिएट होती है, सो ऑल फेवर ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, यस डेफिनेटली। सो यहाँ पे एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स, यहाँ पे ट्री ग्रोथ क्यों ज्यादा बूस्ट हुई है, बिकॉज ये फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्यों डेवलप हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर मॉइस्चर कंडीशंस एंड रेनफॉल लाइक कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल बहुत ही सही होगा, सो एंड बेटर फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सो coniferous forest development, okay। So generally the forest tend to be the coniferous forest north of 50° north latitude, okay। So in Asiatic eastern Siberia and Korea, the coniferous forests are in fact a continuation of great coniferous belt of taiga, ठीक है। सो इसके बाद जो हम तैगा देखने वाले हैं, सो तैगा का ही एक्सटेंशन ये मंचूरियन रीजन या फिर होक्काइडो रीजन, तो यहाँ पे सेम ये जो आपको क्रॉप्स लाइक दिख रहे हैं, जो तैगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मींस वही कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो वही एक्सटेंड होते हैं इन द लॉरेंशियन टाइप ऑफ प्लांट। सो लॉरेंशियन में पॉसिबल है क्या, यस तैगा फॉरेस्ट इज पॉसिबल, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट टू लेस रेनफॉल लाइक कंडीशंस होती है, बट होती है कंडीशंस होती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉरेस्ट प्रॉपर डेवलप होता है, इवन दो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा ये, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ओके। So south of 50° north latitude, the coniferous forest give way to deciduous forest. तो deciduous भी हो गए, मतलब 50 के थोड़ा सा आसपास अगर आप देखोगे तो evergreen coniferous forest, बट थोड़ा सा साउथ में आते हो तो रेनफॉल थोड़ा कम हो जाता है 50° नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में, सो दैट इज द deciduous फॉरेस्ट होगा, बट coniferous वन, ओके। एंड उसके एग्जांपल से ओक होगा, बीच हो गए, मैपल होगा, बर्च हो गए, सो दीज आर सम coniferous deciduous trees, okay। so ये भी प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखो ऐसे टाइप में दिखेगा, समर में एकदम बहुत ही एक नाइस क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट होता है, इवन दो बहुत सारे मूवीज के शूटिंग होते हैं ये रीजन्स में, तो ये बहुत ही मतलब एक बेस्ट लोकेशन है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, एंड बहुत ही प्रॉपर क्लाइमेट है यहाँ पे, बिकॉज नॉट सो कोल्ड एंड नॉट सो हॉट, लाइक ऐसे प्रॉपर क्लाइमेट हो गया यहाँ पे, एंड ट्री कवरेज या फिर ओवरऑल पल्प इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे बहुत ही अच्छे सेटल्ड हुए, ठीक है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, इवन दो फर्नीचर रिलेटेड, बिकॉज कॉनिफेरस फॉरेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिव होगी। और रही बात जो एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, दैट इज फिशिंग, फिशिंग सेक्टर, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले वेजिटेशन देख लेते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट लंबरिंग के लिए बेस्ट है, ओक, बर्च, बीच, मैपल, ऐसे कुछ। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो पोटैटो यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, देन ओट्स, देन बार्ले, सोयाबीन्स, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन दिख रहे हैं। देन नोवा स्कॉटी ऐसे कुछ कनाडा का पार्ट है, दैट इज वहाँ पे एप्पल फार्मिंग भी होता है, ठीक है। सो एप्पल फार्मिंग के लिए फेमस है, सो कनाडा के एप्पल बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो कनाडा में एप्पल प्रोडक्शन एक लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है। सो एप्पल होगा, पोटैटो, देन ओट्स, बार्ले, सोयाबीन्स, दीज आर द लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ओके। सो इसमें अगर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है लंबरिंग, ठीक है। सो लंबरिंग एंड इट्स एसोसिएटेड विद द टिम्बर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री आर दोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अंडरटेकिंग, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, सो उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे मैंने कहा ना कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए, या वुड रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, सो या फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती है, तो वो सबसे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली अगर प्रोड्यूस देखा जाए तो वो कहाँ पे होता है, यही क्लाइमेट में। सो दैट इज द ताइगा एंड लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो एग्रीकल्चर इज लेस इंपॉर्टेंट, यस डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ लॉन्ग एंड सीवियर विंटर्स। तो वैसे ही मतलब कितना भी इन्फ्लुएंस होगा गल्फ स्ट्रीम एक्सेट्रा का, बट टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही कम होता है, लाइक मैक्स टेम्परेचर यहाँ पे 20°C तक जा रहा है, एंड मिनिमम तो बहुत ही कम होता है यहाँ पे, टेम्परेचर नेगेटिव में ही होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। सो जीरो से भी अगर कम होगा तो यहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब प्रॉपर सीजन्स के लिए, ठीक है। कोई भी क्रॉप आने के लिए मोर देन 3 to 4 months लगते हैं, सो उतने टाइम के लिए वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो जो भी हो रहा है वहाँ पे पॉली हाउस वगैरह क्रिएट होके कर सकते हैं, बट इसलिए कि एडवर्स कंडीशन की वजह से उतना एग्रीकल्चर बूस्टेड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सो मोस्टली वो इम्पोर्ट करते हैं। In the North America region, farmers are engaged in dairy farming. So dairy farming एक proper level पे होता है, and definitely Canada तो इसमें leading में, ठीक है। So Canada के बहुत सारे पार्टी की जहाँ पे dairy farming बहुत ही अच्छी modernized तरीके से डेवलप हो गए, ठीक है। So dairy farming is important.
Then next, the Annapolis Valley of Nova Scotia means कनाडा का कुछ पार्ट, is the world's most renowned region of the apples. ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था आपको कि एनापोलिस वैलीज ऐसे कुछ पार्ट है वो, तो वहां के एप्पल बहुत ही फेमस है। ठीक है, नोवा स्कॉटिया ऐसे कुछ पार्ट है, तो उसका एनापोलिस वैलीज है। सो एप्पल के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो उतना एक एग्रीकल्चर में आप याद रख सकते हो कि ठीक है एप्पल का प्रोडक्शन इट्स ओके, बट अदर देन दिस दो ही पार्ट पे आपको लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट में फोकस करना है, एंड दैट इज यस दैट इज कौन सा रहेगा, एक तो लंबरिंग, ठीक है, लंबरिंग, पेपर पल्प लंबरिंग इंडस्ट्रीज, एंड सेकंड इज यस फिशिंग। ठीक है, तो फिशिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिशिंग इज हाउएवर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रीजन माने जाते हैं। ठीक है, सो वो देखते हैं अभी। सो यहाँ पे फिशिंग क्यों इतना ज्यादा होता है, तो वो देखते हैं। जोग्राफिकल एडवांटेज क्या है फिशिंग के लिए। तो द कॉन्टिनेंटल शेल्स अराउंड द आइलैंड ऑफ जापान आर रिच इन प्लैंकटन, okay, due to the meeting of the warm Kuroshio and cold Oyashio current, and similar for the yes Gulf Stream and Labrador, okay, Gulf current and Labrador current. So the that provides excellent breeding grounds for all kind of fish, okay, so because एक proper temperature होता है जो कि एक प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए या उनके जो हैचिंग साइट्स होते हैं, ब्रीडिंग साइट्स होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट साइट्स माने जाते हैं। और भी कुछ बेनिफिट्स है। सो देखो, इंडेंटेड कोस्टलाइन ऑफ जापान। अब व्हाट इज इंडेंटेड कोस्टलाइन वो आगे देखते हैं। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स शेल्टर्ड फिश पोर्ट्स, calm waters and safe landing place, ideal for the fishing industry. Okay, so क्या होता है इंडेंटेड कोस्टलाइन। तो देखो ऐसे जो हार्ड टोपोग्राफी होगी, नॉट द सिमिलर वन, मींस एक यूनिफॉर्म नहीं होती है, सो अनइवन टोपोग्राफी होती है। दैट इज द कोस्टलाइन व्हिच हैज एन अनइवन लेंथ। ओके, देयर आर कट्स or indents in its length. These cuts form several creeks and inland waterways. तो अब इनकी वजह से क्या होता है कि शैलो प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही लार्ज लेवल पे शैलो प्लेटफॉर्म, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपलिफ्टेड वेव कट प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है उनको। सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हाई टाइड्स हो गए या लो टाइड्स हो गए, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये लार्जर अमाउंट में होती है। सो जितना शैलो वाटर होगा तो उतने उसने उतने एरियाज में उनका क्या होता है कि फिश का हैचिंग या फिर ब्रीडिंग साइट्स ज्यादा क्रिएट होता है। सो ब्रीडिंग यहाँ पे साइट ज्यादा क्रिएट होगी, तो उनका पॉपुलेशन या फिर कोरल रीफ्स यहाँ पे क्यों ज्यादा हो गया, बिकॉज बिकॉज सनरेज एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मींस 50 to 100 मीटर तक सनरेज भी रीच कर पा रहे, तो कोरल्स या प्लैंक्टन्स की ग्रोथ भी यहाँ पे ज्यादा हो रही है। सो कोरल एंड प्लैंक्टन्स की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि फिश के लिए अट्रैक्शन साइट क्रिएट हो गया, एंड यहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट इज द बेस्ट बेस्ट फॉर द यस फॉर द फिश। ओके, सो फिश की हैचिंग साइट होगी, ब्रीडिंग साइट्स होगी, या कोरल्स के लिए इंडेंटेड कोस्ट ये बेस्ट मानी जाती है। इंडेंटेड कोस्टलाइन, और वी कैन से द क्रिक्स, क्रिक्स भी कहा जाता है। एंड अदर बेनिफिट इज कि देखो जहाँ पे पोर्ट अगर आपको डेवलप करना है, तो पोर्ट के लिए भी एक शैलो प्लेटफॉर्म अगर होगा, तो उतने इंटीरियर पार्ट तक आप एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि ये थोड़ा सा ब्रॉड कर लो आप, है ना। ब्रॉड मीन्स क्या है कि थोड़ा सा इसको अभी ऐसे इमेजिन करो कि सेम लाइक कोस्टलाइन है अगर, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल शिप अगर पहुंच सकते हैं, ठीक है, सो इंटीरियर मैक्सिमम इंटीरियर पार्ट तक। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्ट या फिर इनके जो प्रोड्यूस होगा, तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी, पोर्ट के लिए मतलब इंडेंटेड कोस्टलाइन एक बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, सो पोर्ट डेवलपमेंट होगा या फिर फिशिंग के लिए ये बेस्ट इंडेंटेड कोस्टलाइन। प्लस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्लाइमेट वाइज कौन सा देखा है, वार्म एंड कोल्ड करंट मर्जिंग पॉइंट, इज डेफिनेटली वो भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस बोथ lead to the maximum production of fishing. Okay, so Atlantic Ocean has indented coastline, thus facilitating natural harbor and ports. वही मैंने कहा कि natural harbor and ports के लिए वही uneven, जैसे हमारी वेस्ट कोस्ट भी हम इंडेंटेड टाइप ऑफ कोस्टलाइन में मानते हैं, बट ईस्ट कोस्ट पे अगर आप देखो तो इवन वन है। मीन्स क्या है कि मोस्टली डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है या फिर सेडिमेंटेशन ज्यादा हुआ, तो जो भी शैलो प्लेटफॉर्म है तो हाइयर शैलो है। मीन्स क्या है कि वहां पे डेप्थ ऑफ द सी प्रॉपर नहीं है। सो अगर डेप्थ ऑफ द सी अगर प्रॉपर नहीं होगी, तो वहां पे प्रॉपर हार्बर या फिर पोर्ट्स एक नेचुरली नहीं क्रिएट होगी, आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये नेचुरल कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होती है। देन लंबरिंग एंड इट्स एसोसिएटेड associate timber pulp and sorry paper pulp industries are the most important economic undertaking. ठीक है, सो देखो कि अब क्या, जैसे मैंने कहा था आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है कि कम हो जाता है जब विंटर होता है, तब
विंटर में फॉर एग्जाम्पल दीज रिवर XYZ कोई भी रिवर है, ठीक है, सो ये रिवर अगर फ्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये विंटर में मोस्टली क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, सॉफ्ट पल्प, यहाँ पे सॉफ्ट वुड यहाँ पे अवेलेबल है, सो जो भी इंडस्ट्रीज होगी इसके लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर में, तो विंटर में क्या करेंगे, एंटायर रिवर फ्रोजन होगी। सो जब रिवर ये फ्रोजन है तब तक ये लंबर कट करके ऐसे उसको स्प्रेड किया जाता है। और जब एंटायरली मतलब उनका वर्क होता है विंटर में सिर्फ कटिंग करते हैं, एंड फिर जैसे समर आता है तो ये रिवर मेल्ट होने लग जाती है, ठीक है। विंटर में क्या होता है, सॉरी समर में क्या होता है, रिवर मेल्ट होगी, तब ये क्या होगा कि एग्जैक्टली with the help of these flow of the water, ठीक है, तो विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज ये क्या होता है ना कि रॉ बेस्ड इंडस्ट्री है, कि इतना सारा आपको ये सब वुड के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, बट जब इनका फाइनल प्रोड्यूस होता है तो वो बहुत कम होता है, सो उनको रॉ पेस्ट कहा जाता है, कि जिनका रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप लाइक ट्रक से वगैरह करोगे या फिर ट्रेन से करोगे तो इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, ठीक है, बट एक बेनिफिट्स इनको ऐसे है कि यहाँ पे फिर एग्जैक्टली इसके लोअर पार्ट ऑफ द रिवर के आसपास यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, ठीक है, मतलब पेपर एंड पल्प रिलेटेड जो भी उसका प्रोड्यूस वुड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होगी, तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके लोअर पार्ट्स में होगी। और यहाँ पे कटिंग करके फिर एग्जैक्टली क्या है कि ये विद द फ्लो ऑफ दिस रिवर के हेल्प से आप हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली वहां तक ये पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ये बेस्ट एक माना जाता है लंबरिंग के लिए। एंड फिश प्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि फिश प्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन एंड वार्म एंड कोल्ड करंट मर्जिंग पॉइंट, ओके। So agriculture is less important in view of severity of the winters, we already covered किया, and fortunately the maritime influence heavy rainfall enables some of the hardly crops to be raised for the needs such as potato वगैरह, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर वो दो ही पॉइंट आपको देखना है, एंड दैट इज लंबरिंग एक पार्ट होगा, एंड सेकंड क्या होगा, जो फिशिंग का होगा, ठीक है। यस अपूर्वा, एनी क्वेश्चन प्लीज, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, ठीक है। एनीवेज, तो कहाँ थे हम, ठीक है। सो एग्रीकल्चर देखते हैं अभी थोड़ा सा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो फिशिंग इज द मोस्ट, मतलब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में ही हम फिशिंग को पकड़ते हैं, ठीक है। सो फिशिंग या पिसिकल्चर जिसको हम कहते हैं, तो पिसिकल्चर फिशिंग इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन, especially in the Newfoundland and Japan, mainly due to their geographical importance. Okay, so Labrador current, just remember यहाँ पे Labrador Sea है, या Labrador Plateau का भी कुछ पार्ट आता है कनाडा का, तो उसके एग्जैक्टली ये नॉर्थ से कुछ ओशन से कुछ सॉरी सी, Labrador Sea से कुछ करंट फ्लो होती है, दैट इज कोल्ड करंट्स, ओके, एंड दीज आर द गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट्स। तो ये रीजन जो है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड, जो आपको आइलैंड टाइप यहाँ पे दिख रहा है, कनाडा का ही पार्ट है, तो एग्जैक्टली उसके ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म मतलब ये जो पार्ट है कोल्ड एंड वार्म का मर्जिंग पॉइंट, तो उसको कहा जाता है ग्रैंड बैंक्स, ठीक है। ग्रैंड बैंक्स मींस क्या होगा कि जहां पे सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड का प्रोडक्शन है, ओके, ठीक है। आप म्यूट करते जाओ ऑडियोस, ठीक है प्लीज। सो नेक्स्ट कहाँ पे थे हम, तो लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, तो इनका मर्जिंग पॉइंट है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली वो प्रॉपर जो मैंने कहा कि टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, तो उसको ग्रैंड बैंक, सो इट इज द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज टू द ईस्ट ऑफ द कनाडा। तो कुछ रीजन से देख लो, नोवा स्कॉटिया भी हमने देखा कि जहाँ पे एप्पल का कल्टीवेशन ज्यादा है, तो दैट इज द नोवा स्कॉटिया। ये क्यूबेक एक पार्ट है, यहाँ पे वुड एंड पल्प रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, तो ये क्यूबेक का पार्ट है। देन लैब्राडोर, थोड़ा सा हार्श क्लाइमेट है लैब्राडोर में, मींस मोर कोल्ड क्लाइमेट आएगा, ठीक है। एंड न्यू फाउंडलैंड में बेस्ट क्लाइमेट होता है, ठीक है। सो दैट इज द ग्रैंड बैंक रीजन, ओके। सो जेंटली स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, जैसे मैंने कहा ना कि जेंटल स्लोपिंग है एंड लॉन्ग स्ट्रेच है कॉन्टिनेंटल स्लोप का या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। So around the island of Newfoundland and Japan are rich in planktons, mainly due to the meeting of warm and cold currents. ठीक है, so already cover किया है। Fish feed on a minute marine organism, planktons, which are present in abundantly only in a shallow waters. Shallow water होना चाहिए because sunrays proper reach कर पाते हैं, so that's why यहाँ पे and where sunlight can penetrate through. Okay, so ये already cover किया, I hope आपको समझा है वो, ठीक है। So fishing in Newfoundland region around the Grand Banks, Newfoundland are the world's largest fishing ground, इसको कहा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ओके। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर
टाइप्स ऑफ फिश है तो वो देखना एक बार, कॉड, मैकरेल, ट्यूना एंड सैल्मन। ठीक है, जैसे कॉड लिवर ऑयल आपने सुना होगा है ना, तो कॉड लिवर ऑयल ये एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो मल्टीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सो कॉड नाम की एक फिश होती है, तो उसके थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एंड मैकरेल, ट्यूना एंड सैल्मन ये जनरली अगेन इन यूएसए होगा या फिर यूरोप में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज ट्यूना बहुत कॉस्टली होती है देखो, एंड ट्यूना को बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, एंड इवन दो सैल्मन्स आल्सो, सैल्मन भी। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड लैब्राडोर करंट्स। ठीक है, सो ऑलरेडी कवर किया है। फिश फीड ऑन, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हुआ, सम ऑफ द पार्ट थोड़ा सा रिपीट हो गया। ठीक है, सो न्यू फाउंडलैंड फिशिंग प्रोवाइड्स एन एम्प्लॉयमेंट, तो मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या है इनका, सो फॉर ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट न्यू फाउंडलैंड रीजन में क्या होता है, आपने डिस्कवरी वगैरह देखा होगा ना, तो वो कुछ शोज आते हैं कि डीप सी में कुछ फिशिंग के लिए जाते हैं लोग। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ शोज होते हैं ना, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट मोस्टली इनका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो या एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, तो इसी के रिगार्डिंग है, फिशिंग के ही रिगार्डिंग है वो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ऑलरेडी जापान में थोड़ा सा देखते हैं अभी जापान में कैसा पैटर्न है। तो जापान में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्यूरोशियो करंट, वार्म करंट एंड ओयाशो कोल्ड करंट। अगेन मर्जिंग पॉइंट सेम, इसको सेकंड सेकंड ग्रैंड बैंक या फिर सेकंड न्यू फाउंडलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो दैट इज द होन्शु। ठीक है, होन्शु, शिकोकू, सॉरी होन्शु एंड होक्काइडो के ईस्टर्न पार्ट को, सो दैट इज सेकंड न्यू फाउंडलैंड या सेकंड हाईएस्ट फिशिंग ग्राउंड अगर वर्ल्ड का कौन सा होगा, तो दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जापान। ओके, सो जापानीज आल्सो मेक यूज ऑफ फिश वेस्ट, फिश मील्स, सीवीड्स भी होते हैं। सीवीड हम देखते हैं आगे, एज फर्टिलाइजर्स एंड इज अमंग वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन्वॉल्व इन सीवीड कल्टीवेशन एंड सबमर्ज कोस्टल फार्म्स। ठीक है, तो सीवीड आगे देखते हैं, उसके कुछ इमेजेस से आपको क्लियर हो जाएगा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द जापानीज फिशिंग इज पर्ल कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डिफरेंट फैक्टर है, दैट इज पर्ल कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम द शेल फिश कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर फाउंड डीप इनसाइड द सी। तो सी मतलब मोस्टली इनका दो फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दैट इज जो पर्ल, रिगार्डिंग पर्ल कल्चर एक फेमस दिख रहा है, एंड सेकंड इज द सीवीड फिशिंग के थ्रू फिश प्रोडक्शन भी, मतलब इनका स्टेपल फूड ही फिश एंड राइस रिगार्डिंग है। सो वो भी हमको यहाँ पे देखना है। एंड वार्म क्यूरोशो मेक्स क्लाइमेट्स ऑफ जापान लेस एक्सट्रीम, बिकॉज ये अगर लैटिट्यूड्स देखोगे आप, तो ये लैटिट्यूड्स पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, मींस होक्काइडो, होन्शु के नॉर्दर्न पार्ट पे, बट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूरोशो करंट यहाँ पे क्लाइमेट कैसे हो जाता है, थोड़ा सा लेसर एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, मतलब एक मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट होगा। सो देखो यहाँ पे सिमिलरली देखो, ऐसे सी वीड्स कुछ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सी वीड टाइप फिशिंग होती है, मींस आर्टिफिशियली वीड ग्रो किए जाते हैं, सो दैट जो भी फिश है तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगी। तो इसलिए मैक्सिमाइज, मतलब जो भी उनका प्रोडक्शन है, चलो आइडियल कंडीशन तो है कि क्यूरोशो ओयाशो मर्ज हो रहे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंडेंटेड कोस्ट है, इवन मतलब प्रॉपरली प्लैंक्टन्स भी ग्रो हो रहे, सब हो रहा है, बट आर्टिफिशियली भी ये कुछ क्या है कि सी वीड्स क्रिएट करते हैं, सो दैट मैक्सिमम मैक्सिमम फिश ओपन, जो पैसिफिक ओपन ओशन है, तो वहां से मैक्सिमम फिश यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है। एंड इवन आर्टिफिशियली ये सीडिंग भी करते हैं, तो आर्टिफिशियली भी यहाँ पे क्या और ज्यादा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है फिशिंग ग्राउंड्स। ओके, सो ये लार्ज इंटेंसिव फिशिंग भी ये फैक्टर को हम बोल सकते हैं। एंड सेकंड इमेज शोज की यहाँ पे शेल फिशिंग या पर्ल कल्चर, मींस पर्ल का जो शेल्स होते हैं ना, तो उसमें पर्ल के कुछ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे हमारे गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में जैसे क्रिएट होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये साइट है। ठीक है, सो दैट इज जापान ईस्टर्न कोस्ट या क्यूरोशो ओयाशो मीटिंग मर्जिंग पॉइंट। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसका और एक बेनिफिट जापान को कैसे हुआ था, तो कि जापान में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी का जो इवेंट हुआ था, उसके बाद उनके लैंड एरिया, वैसे लैंड एरिया उनके पास बहुत अच्छा है, एंड कंपैरेटिवली साउथ ईस्ट मानसून जो है उनका, मींस चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो रेनफॉल कंपैरेटिवली अच्छा है एज कम्पेयर टू द न्यू फाउंडलैंड रीजन। बट मींस एग्रीकल्चर भी एक प्रॉपरली कर सकते हैं, बिकॉज उनके जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर जापान का अगर आप फिजिकल मैप देखोगे, तो वेस्टर्न पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा माउंटेनियस पार्ट है, अदर ईस्टर्न पार्ट इज लाइक प्लेन वगैरह थोड़ा सा पार्ट है, एंड एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट लोकेशन माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वन ऑफ द बेस्ट। बट इशू क्या हो गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब जब हिरोशिमा नागासाकी इवेंट होते हैं, तो
उसके बाद उनके जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पूरी कोलैप्स हो गई थी, मीन्स वहां पे कुछ ग्रो होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तब क्या है कि मोस्टली ये लोग क्या ट्राई कर रहे थे कि जो भी अभी एक ही ऑप्शन था, दैट इज मतलब जो सी फूड होते हैं तो उसको ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली बाकी तो कुछ ग्रो नहीं हो रहा है एंड इम्पोर्ट के लिए उतने इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन हो गए थे, सो इम्पोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। सो तब उनका एक्चुअल जो बूस्ट हुआ है फिशिंग सेक्टर, तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बूस्ट हुआ है। एंड और एक आपको ट्रेंड दिखेगा तब कि मोस्टली अभी ज्यादा तो एग्रीकल्चर कुछ ग्रोथ नहीं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है वो अगर एंटायरली सी फूड पे अगर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि उस पे लोड आएगा, डिमांड इंक्रीज होगी एंड प्राइस हाइक हो सकती है, ठीक है। सो तब उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि लार्ज फिश कंज्यूम करना ये स्टार्ट किया था, मींस वेल, कि वेल का जो कंजम्पशन है तो एक्चुअल में वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एक लार्जर अमाउंट में कब स्टार्ट हुआ, तो जापान को हम लीड कर सकते हैं कि जापान से ज्यादातर स्टार्ट हुआ था। एंड वो क्यों हुआ था, बिकॉज एक फिश आप अगर आप मारते हो तो एंटायर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या एंटायर एक ग्रुप ऑफ द पीपल या कोई कम्युनिटी होगी तो वहां पे वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट 45 के बाद, 1945 के बाद 1985 तक बहुत चला। बट उसके बाद जो व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन आता है, तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल ये पॉपुलेशन बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो व्हेल का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, सो वी हैव टू कंजर्व द व्हेल, ठीक है। सो इंटरनेशनल व्हेल कमीशन एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर यूएसए वगैरह उसको बहुत अपोज करते हैं कि अभी ये व्हेल की पॉपुलेशन कम हो रही है तो एंटायर इकोसिस्टम डैमेज हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनका पॉपुलेशन अभी हमको कंजर्व करना पड़ेगा या फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उनको 2004 या 5 समथिंग में कंप्लीटली बैन किया था वर्ल्ड में कि आप मतलब उनका हंटिंग नहीं करोगे या फिर बाकी फिश आप कंज्यूम करो, बट व्हेल को कंज्यूम करना क्या है कि इट्स लाइक बैन कर दिया एंटायर वर्ल्ड में, ठीक है। बट उन्होंने क्या है कि होता है ना कि उनको वो जो टेस्ट होती है कि फॉर एग्जांपल कोई फिश अच्छी लगने लगती है, ठीक है, तो वो छोड़ नहीं सकते थे। तो इनिशियली उन्होंने अपोज किया था 1985 के बाद कि एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फूड, कि ये हमारा फूड का पार्ट है, बट हम इसको कंज्यूम करेंगे, बट अभी उसका एक जो पॉपुलेशन है वो भी पैरेलली ग्रो करेंगे, बट उतना ग्रो हुआ नहीं, कंजिक्यूटिवली वो डिक्लाइनिंग मोड पे था, तो दैट्स व्हाई फिर अभी क्या है कि उसको बैन कर दिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्टिल लास्ट कुछ 5 to 6 years में आपको अगर दिखेगा तो बैन होके भी इवन दो कुछ क्वेश्चन अराइज किए थे कि आपने कुछ ऐसे एविडेंस मिले उनको कि सिमिलरली हंटिंग करके उसको कंज्यूम कर रहे थे जापान के मार्केट्स में, ठीक है, या फिर सेल आउट कर रहे थे जापान के मार्केट में। तो फिर उनको पूछा गया, तब उन्होंने एक अलग सा आंसर दिया कि एक्चुअली हम इसको साइंटिफिक पर्पज से, कि हम साइंटिफिक पर्पज से उनका मतलब ये करें कि हमको उनका पॉपुलेशन ग्रो करना है, सो दैट्स व्हाई वी आर मतलब हम उनको कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कैप्टिव ब्रीडिंग एक्सेट्रा, ऐसे कुछ अलग से उनके कुछ आंसर्स थे। बट स्टिल आई होप कि आपको ये पढ़ना चाहिए कि इंटरनेशनल व्हेल कमीशन के रिगार्डिंग, बिकॉज सम ऑफ द ग्रीनलैंड के जो नियर बाय रीजन है, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, 2 साल पहले की कुछ बात है, तो वहां पे भी कुछ कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो वहां पे भी व्हेल कंज्यूम किया जाता है एंड उन्होंने तो डायरेक्टली बोला है कि हम तो कंज्यूम करेंगे, कुछ भी रहेगा, बट हम व्हेल का मतलब ये हमारा पार्टी है तो हम वो कंज्यूम करने ही वाले। सो वो प्लीज एग्जाम थोड़ा सा एक बार पार्ट वो देख लेना, बिकॉज उतना हर एक पार्ट हम डिस्कस नहीं कर सकते। सो प्लीज गो एंड just search about the international whale commission and recent some whale hunting examples etc, okay। सो वो एक देखना है आपको। देन इसके बाद फिशिंग ऑफ जापान में हमने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक सराउंडिंग द आइलैंड जापान इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, वो ऑलरेडी हमने देखा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द रीजन डिपेंड ऑन द फिशिंग फॉर सर्वाइवल, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली सर्वाइवल इनका फिशिंग पे ही है एंटायरली। ये फिशिंग मतलब इवन दो फिशिंग के सेलिंग एक्सेट्रा या फिर कंजम्पशन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हैकोडेट एंड क्यूशिरो आर द लार्ज फिशिंग पोर्ट्स, ये कुछ दो पोर्ट्स है, हकोडेट एंड क्यूशिरो, ठीक है, पोर्ट्स विद द कंप्लीट रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी। इनकी कोल्ड चेन्स बहुत ही स्ट्रांग है। Yes, obviously Japan is one of the strongest has the one of the strongest economy. So वो एक प्रॉपर जो भी करेंगे वो मॉडर्नाइज टेक्निक होगी उनकी एंड उनके कोल्ड चेन्स बहुत ही स्ट्रांग है। सो दैट्स व्हाई क्या है कि ये कंजर्व भी करते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक एंड इसको सम ऑफ द पार्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज यहाँ पे उन्होंने मतलब अवेल की है। एंड उसके बाद जापान इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैज टेकन
टू सीवीड कल्टीवेशन। जो हमने प्रीवियसली देखा ना डायग्राम, तो सीवीड कल्टीवेशन ऐसे बहुत कम कंट्रीज करते हैं, तो उन्होंने सीवीड कल्टीवेशन भी बूस्ट किया। सो कोस्टल फार्म्स दैट आर सबमर्ज्ड in water, grow weeds for sale as fertilizers and chemical ingredients and foods etc. तो ये other benefits है। एंड पर्ल का ऑलरेडी हमने देखा है। एंड सेकंड न्यू फाउंडलैंड, ये बस याद रखो कि सेकंड न्यू फाउंडलैंड किसको कहा जाता है, तो यही एरियाज को, जापान के ईस्टर्न पार्ट को हम सेकंड न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि उतना आपको क्लियर है। एंड ये फिशिंग रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए कि क्यों फिशिंग ग्राउंड वो इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा। एंड एक्सपोर्ट पैटर्न भी जैसे एक नॉर्मली आप लिखते हो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक्सपोर्ट होता है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट कि कौन से कंट्री को ज्यादा करते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी इन यूपीएससी, नॉट इन मेंस एंड प्रीलिम्स आल्सो। सो जस्ट एक नॉमिनल आपको लिखना है कि वर्ल्ड वाइड ये इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड ड्राई विंटर, इसका टेम्परेचर जो है तो मोस्टली कोल्ड एंड ड्राई विंटर एंड वार्म वेट समर्स है। ठीक है, विंटर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यस उतना याद रखो कि विंटर में टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा एंड स्नोफॉल इज क्वाइट नेचुरल एंड समर आर एज वार्म एज द ट्रॉपिक्स, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि प्रेसिपिटेशन कैसा है यहाँ पे। सो रेनफॉल ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर with the summer maxima, easterly winds from the ocean brings rain. Okay, annual rainfall कितना है 75 to 150 centimeter and already हमने देखा है 2/3 of the rainfall occurs in the summer. Okay, and dry westerlies that blow from the continental interiors dominate the winters. But कहाँ पे, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा एशिया मींस चाइना के पार्ट में होगा। ठीक है, चाइना एंड जापान के पार्ट में। बट सिमिलरली अगर वेस्टरलाइज अगर आप देखोगे कहाँ पे, तो कनाडा के पार्ट्स में, तो वहां पे क्या होगा कि फ्रंटल एक्टिविटी से रेनफॉल या फिर वार्मिंग कंडीशंस क्रिएट होती है, बट नॉट सो मच हार्श लाइक चाइना एंड जापान। ठीक है, तो जापान एंड चाइना के कंपैरिजन में कनाडा में क्या होगा, जापान एंड चाइना के कंपैरिजन में कनाडा में थोड़ा सा क्या दिखेगा आपको, वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा दिखेगा एंड चाइना एंड जापान में थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट इन विंटर ये ज्यादा दिखेगा आपको, बिकॉज साइबेरियन कोल्ड विंड्स का इम्पैक्ट वहां पे ज्यादा है। ओके, सो और एक यहाँ पे एक फीचर है कि बहुत ही ज्यादा फॉग लाइक कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ठीक है, सो ये एक कुछ इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इशू हो जाता है यहाँ पे। एंड जस्ट बिकॉज कि दोनों भी करंट जब मर्ज होती है तब यहाँ पे फॉग लाइक कंडीशंस बनती है। सो इन समर प्रोलॉन्ग हीट वेव्स cause discomfort and in winter temperature drops below the freezing point and precipitation occur all around the year। वो ऑलरेडी देखा हमने, वार्म दस्टिंग भी देखा हमने। ठीक है, the prevailing westerlies carry depression over the great lakes etc, वो भी हमने देखा है। and convergence of the ये fog, देखो fog gives rise to much precipitation। ठीक है, so वो एक फैक्टर देखा है। and Newfoundland, it is said that the Newfoundland experiences more drizzle than any other part of the world। अब drizzling क्या होता है कि drizzling means normal जो शॉवर्स होते हैं ना, हम जैसे हल्का सा रेनफॉल होता है, स्लाइट रेनफॉल, या फिर जिसको हम ज्योग्राफिकल एंगल से अगर बोला जाए तो ड्रिजलिंग मींस क्या होता है कि उसका डायमीटर, वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर जो 0.5 mm से भी अगर लेसर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिजलिंग रेनफॉल। इफ इट गोज मोर देन 0.5 mm से उसका डायमीटर अगर ज्यादा है तो फिर हम उसको एक्चुअल रेनफॉल बोलते हैं। बट ड्रिजलिंग मींस क्या है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं ना भूर भूर लाइक पाऊस अपन बोलते हो कि वो पैटर्न में होगा। ठीक है, सो एकदम स्लाइट रेनफॉल जिसको बोला जाएगा, तो वो कंटिन्यूअसली ऐसा कहाँ वर्ल्ड में अगर पॉसिबल है, जैसे फॉग लाइक कंडीशन, ड्रिजलिंग रेनफॉल, तो ये कहाँ का फीचर है, तो लैब्राडोर एंड सेकंड इज द गल्फ स्ट्रीम, तो इनके एरियाज में होगा। सो बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए कि जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे एक्सेट्रा या फिर मिसिंग हो जाते हैं ऐसे फॉग लाइक एरियाज में, तो वो यहाँ पे नहीं है। वो एक्चुअली मतलब होता है, यहाँ पे भी इशू होता है, बट अभी नेविगेशन उतना स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए अभी अभी के टाइम में तो ये एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जो आप बर्मुडा ट्रायंगल वगैरह सोच रहे हो तो वो कहाँ पे होगा, इन द साउथ है, मतलब वो कौन से गल्फ स्ट्रीम के ओरिजिन पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, या क्यूबा, प्योर्टो रिको एंड बर्म्यूडा, ऐसे कुछ 3 पार्ट है जो कि कनेक्टिंग है, मायामी एक्सेट्रा, तो ये बर्मुडा का है। अननोन रीजन है अभी तक क्यों ऐसे मिसिंग होता है एक्सेट्रा, बट यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट होता है एंड थोड़े से कुछ फॉग लाइक कंडीशंस यहाँ पे भी क्रिएट होते हैं। सो इसलिए बर्मुडा देख लो आप एक बार, डिफरेंट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ठीक है, सो वो आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, बट वो थोड़ा साउथ में, बस इतना ही बोलना था मुझे, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, मियामी, बर्मुडा, प्योर्टो रिको,
जो यहाँ पे क्रीच वगैरह के पार्ट है, तो वो साउथ में आएगा। एंड हम जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्थ में है, ठीक है, उतना याद रखो बस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एशियाटिक रीजन। Rainfall distribution of the Asiatic region is far less uniform when compared to the North American region. ठीक है, any question? Okay. Yes, अपूर्वा? सर आपने एशियाटिक रीजन में जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, हाँ हाँ, तो एक पार्ट में आपने बताया कि इन द पैसिफिक विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, लाइक साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो। यस यस, सदर्न पार्ट ऑफ द जापान। अभी ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे यही डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम देखना है आपको। ठीक है, तो ये जो राइट। साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, जुलाई और जनवरी का दिख रहा है आपको, तो ये जापान के कुछ पार्ट में इन्फ्लुएंस करता है, ये पार्ट में। सर यस। बट साउथ ईस्ट विंड्स कैसे ब्लो होंगे अगर आईटीसीजेड, जो आईटीसीजेड है लो प्रेशर हाँ का, हाँ if that during summer if that shifts to near tropic of cancer, हाँ हाँ, तो लो प्रेशर वहां पे बिल्ड हो जाएगा और उसके ऊपर वाला बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट होगा। यस यस, तो मतलब आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो? सर समर में ना, क्योंकि उनने वो हाँ, पॉइंट में समर में आपने बोला तो कि साउथ ईस्ट मानसून होगा ना, वो साउथ ईस्ट मानसून, बिकॉज चाइना में साउथ ईस्ट मानसून होता है, हमने कवर किया था ना ये पार्ट। राइट राइट राइट। सर हाँ, बट विंड्स जो ब्लो होंगे वो तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होंगे ना कौन से? सर समर में 23 to 45 डिग्रीज जो जापान जो साइड पे आएगा, हाँ 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 हाँ, 23.5 to 45 डिग्रीज वहां नॉर्थ पे में। देखो साउथ ईस्ट मानसून होगा समर में। एंड विंटर में कैसा होगा कि नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है उनका, एग्जैक्टली अपोजिट टू इंडिया। ठीक है, ओके ओके बिकॉज यहाँ पे कैसे है ना कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्रॉस कर लेता है ना वो। राइट तो अगर आप ये लैटिट्यूड देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो जा रहा है, तो दैट्स वाई फिर अगेन इनका टर्न होता है, बिकॉज ऑफ द कोरियलिस फोर्स क्या होगा, ये टर्न होता है। तो ऐसे राइट चाइना में अगर आप देखोगे तो हमारे जैसे साउथ वेस्ट है, तो उनका कैसे है साउथ ईस्ट मानसून है। एंड रिट्रीटिंग कैसा होगा, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो उनका कौन सा रिट्रीटिंग है, नॉर्थ वेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके ओके हाँ, यहाँ पे डायग्राम में दिख जाएगा, देखो आपको यही डायग्राम है। हाँ, ओके। दे अमित का एक क्वेश्चन है कि दे यूज सीवीड एज अ फूड आल्सो। ओके ओके, ये सीवीड का फूड के लिए भी यूज होगा। डिफरेंट उनके सूप्स होते हैं या टॉपिंग्स होते हैं, तो उसमें भी करते होंगे। ठीक है, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। यस, डेफिनेटली। ठीक है, सो नेक्स्ट कहाँ पे है कि तो देखो, इट रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल फ्रॉम द बोथ साउथ ईस्ट मानसून इन समर एंड नॉर्थ ईस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट मानसून इन विंटर, दैट इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान पे रिचार्ज हो गए। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे देखो, अभी ऑनसेट तो हमने ऑलरेडी कवर किया चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, कि यहाँ पे थोड़ा सा सदर्न पार्ट्स में रेनफॉल होगा। एंड बहुत ही एक्टिव अगर मानसून है तो थोड़ा सा नॉर्थ में भी हुनशु में थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। होक्काइडो सबसे नॉर्थ में, एंड हुनशु में भी यहाँ तक एक्सटेंड पॉसिबल है। तो ये तो रेनफॉल चलो मिल ही गया, बट जब रिट्रीटिंग होता है ना, जब मोस्ट ऑफ द चाइना थोड़ा सा ड्राई होता है, बिकॉज ये लैंड से रिट्रीट कर रहे हैं। ओके, बट ये पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी ऑफ जापान है। ठीक है, तो सी ऑफ जापान से जब ये रिट्रीट करेंगे तब अगेन रिचार्ज हो गया, एंड जापान के वेस्ट कोस्ट पे रेनफॉल। सो दैट इज द थिंग, इसलिए यहाँ पे जापान में बोथ टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पे दिखेगा, जैसा हमारा कोरोमंडल कोस्ट पे हम रिट्रीटिंग देखते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न है। सो विंटर्स आर कोल्ड, very dry, while summers are very warm and exceptionally wet. ठीक है, the rainfall regime resembles the tropical monsoon type in India. ठीक है, and intense heating of the mountainous interiors of the China summer creates a region extreme low pressure and moisture laden winds. तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा, तो उतना बस मानसून कौन सा है, तो साउथ ईस्ट मानसून कुछ भी करके आपको यहाँ पे याद रखना है, चाइना एंड साउथ ऑफ द जापान बस। ठीक है, thus the Laurentian type of climate in China is often described as the cool temperate monsoon climate. ठीक है, सो लॉरेंशियन या फिर चाइना में हम क्या बोलते हैं, कूल टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। ठीक है, कूल टेम्परेट आ गया। एंड हमारा कैसे है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, तो इनका कैसे है, टेम्परेट क्लाइमेट। एंड विंड एग्जैक्टली अलग अलग है। ठीक है, सो इट हैज वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर एंड लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे कैसे होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज थोड़ा समर में हायर टेम्परेचर जाता है एंड विंटर में बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी पॉसिबल होता है। सो रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगी। एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून इन विंटर, ठीक है, ऑलरेडी हमने कवर किया है। ड्राई विंड्स फ्रॉम द साइबेरिया बिकम मॉइस्ट फ्रॉम ईस्ट चाइना सी। ठीक है, तो उतना याद रखो, ईस्ट चाइना सी में मॉइस्ट हो जाती है, सो दैट यहाँ पे दोनों भी टाइप के रेनफॉल। एंड मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअसली होगा यहाँ पे, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, बिकॉज ये हम सब एरिया अभी जापान का जो देख रहे हैं, तो या फिर इवन न्यू फाउंडलैंड के रीजन देख रहे हैं, तो वो दोनों भी कहाँ पे मैरीटाइम मीन्स ओशन या सी के पास है, तो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस उसका होगा।
ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बस लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में उतना ही याद रखो, दैट इज फिशिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मतलब वर्ल्ड के बेस्ट लोकेशन माने जाते हैं ये, एंड प्रोडक्शन में भी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सो दैट इज लंबरिंग। ठीक है, सो ये लंबरिंग एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो। एंड बाकी जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है एकदम बहुत ही कम होगा, एंड उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो ग्रो करते हैं। बस एप्पल होगा एक्सेप्शनली, जो हमने नोवा स्कॉटिया का देखा है, तो उतना बस वो थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए एंड यूरोप को। ठीक है, तो वो एक आपको बस याद रखना है। एंड सेकंड बाकी और इसमें इम्पोर्टेंट जैसे तो बस फिशिंग का ही होगा, तो उतना एक बार देख लो फिशिंग के भी ग्राउंड्स। एंड जापान एंड उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी होगा एंड एक्सपोर्ट के लिए भी होगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की अगर बात आपको करनी है, मतलब ये रीजन्स के लिए बेनिफिट्स, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने हैं, तो बस वो फिशिंग पे थोड़ा कन्फाइंड हो गया, एंड पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज पे अगर कन्फाइंड, नॉट इन जापान। तो जापान के लिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री उतना आप बूस्ट मत करो, मतलब आंसर में बूस्ट करना है तो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंशियन प्लाटू जो पार्ट है, तो मीन्स कनाडा का पार्ट है, तो वहां पे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बूस्ट करो। ठीक है, एंड जापान में करना है तो फिशिंग पे ज्यादा फोकस करो, मॉडर्नाइज फिशिंग पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो वो एंगल एक वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इवन दो इन जापान के कुछ नॉर्थ पार्ट में देखोगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज या शूटिंग्स वगैरह होते हैं डिफरेंट मूवीज के वगैरह, तो वो बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं लोकेशंस। ठीक है, सो वो एक आप कर सकते हो। जैसे कि अब मैं ये पार्ट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं उनकी, तो इसलिए फिर ये इंपॉर्टेंट। जैसे न्यूजीलैंड का देखोगे आप, चलो जापान में भी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह है, या फिर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, इवन दो सर्विस इंडस्ट्रीज वगैरह बोस्ट है। बट न्यूजीलैंड अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड मोस्टली टूरिज्म पे, या फिर जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट मूवीज के शूटिंग होते हैं, तो उनपे मोस्ट ऑफ द उनकी इकोनॉमी डिपेंडेड है। ठीक है, एंड सम ऑफ द एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज भी है वहाँ पे, तो ऐसे कंट्रीज के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर दोस पॉइंट कि अभी जैसे हमने ये कनाडा का वगैरह पार्ट देखा है, तो आई होप कि आपको जो भी मैंने पॉइंट बताया तो उसको हाईलाइट करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है, कि वो पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए आपके आंसर में, बिकॉज हम लास्ट मतलब इसकी जितना भी डेप्थ में आप जीसी लॉन्ग पढ़ोगे तो बहुत ही शॉर्ट में दिया ये पार्ट, तो जितना भी उसको भी हम जितना एलाबरेट कर सकते हैं, थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कंपैरेटिव रखो कि सेम क्लाइमेट है, अलग रीजन है, बट दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या अलग है यहाँ पे, जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज है, या इवन डेयरी भी आप पकड़ते हो कि जैसे और एक अच्छा डिफरेंशिएशन निकल सकता है कि कनाडा में डेयरी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, बट नॉट इन जापान। जापान में आपको ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, उनके पर्सनल कंजम्पशन वगैरह दिखेगी। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर ग्रासलैंड वहां पे उतना ग्रो नहीं हुआ है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, तो बस उतना याद रखो। एंड ऐसे डिफरेंशिएशन खुद से सीखो, बिकॉज मैंने तो अभी बहुत सारा पार्ट सिखा दिया, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ पार्ट कनेक्टिंग होना रह जाता है, तो बस आप भी कर सकते हो उसको। ठीक है, सो आप भी ऐसे सिमिलरली कनेक्ट करना सकते हो। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? यस, एनी क्वेश्चन? यस, प्लीज आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, मैं इसे पढ़ रहा हूँ वहां पे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सब कवर किया है। अगर कोई पार्ट है तो प्लीज बताते जाओ, बिकॉज क्या होता है ना कि इसके लिए कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी में भी देखो बहुत शॉर्ट में आपको बस रीजन बता दिया, एंड कौन सी मर्ज होती है, इवन दो गोचेलियोंग में भी वही किया है कि मर्जिंग पॉइंट शो किया, एंड एक दो एक्टिविटीज बता दिए। बट जो होता है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, इवन दो होक्काइडो में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज के भी इंटरलिंकिंग, तो ये थोड़ा सा अलग से हमको मतलब थोड़ा सा थिंकिंग लेवल पे जाना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है, तो प्लीज आप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हो कि अगर ऐसे कुछ इंटर रिलेवेंस शो करना है तो। ठीक है, तो आई थिंक नहीं है किसी का क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लाइमेट हम डिस्कस करते हैं। सो दैट इज ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, also known as coniferous forest। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, सेम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज एंड लंबरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। So let's discuss that part. That is paper. Sorry, taiga, boreal climate, also known as boreal climate, taiga climate, Siberian climate, full temperate continental climate, not the margin one, because हम interior part में जा रहे हैं अभी। ठीक है,
So cool temperate continental climate, not the maritime or margin ये वर्ड नहीं लाना है आपको अब, because ताइगा फॉरेस्ट, साइबेरिया देखो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए फिर क्या है ये कॉन्टिनेंटल पार्ट बोलेंगे हम। देन उसके बाद आप कनाडा का अभी मैरीटाइम छोड़ के अभी हम अंदर आए फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो रॉकीज के ईस्ट में देखो तो जो भी इंटीरियर पार्ट दिखेगा आपको तो वो क्या होगा कि एग्जैक्टली कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। एंड वहां पे फिर क्या है कि रेनफॉल वगैरह अगर अच्छा होगा तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह ग्रो हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली 50 टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर क्लाइमेट है वहां पे, मतलब स्नोफॉल एंड रेनफॉल, स्लाइटली रेनफॉल बट स्नोफॉल मैक्सिमम होता है। तो एंड सनरेज भी सम ऑफ द 2-3 मंथ्स क्यों ना हो बट सनरेज पॉसिबल होते हैं, सो मेल्टिंग होता है एंड वाटर भी प्रॉपरली अवेलेबल हो जाता है। सो यहाँ पे फॉरेस्ट अच्छा डेवलप हो सकता है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल है ताइगा वर्ड ही मतलब रशियन वर्ड है, तो फॉरेस्ट को ही मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट को ही वो लोग ताइगा बोलते हैं, ठीक है। सो ताइगा फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट आल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट एंड साइबेरियन क्लाइमेट एंड कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो एक बार। सो अलास्का से स्टार्ट करते हैं हम। अलास्का देखो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे लैटिट्यूड्स नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही बड़ा लैंड पार्ट है एंड वहां पे फिर ऐसा कॉन्टिनेंटल पार्ट ही नहीं, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसे यहाँ पे क्रिएट होगा, मींस फॉरेस्ट लाइक पूरा एंटायरली वाटर बॉडी सदर्न ओशन है, सो यहाँ पे वो पार्ट नहीं होगा। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा ये भी, सेम लाइक लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो अलास्का से हम स्टार्ट करते हैं, देन कनाडा, देन सिमिलरली यहाँ पे कनाडा के मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कनाडा यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, ठीक है। सेम उसके बाद सम पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड वगैरह यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, आइसलैंड ग्रीनलैंड के सम ऑफ द पार्ट। देन स्कैंडिनेविया का कुछ पार्ट आएगा, स्कैंडिनेविया आपको समझ गया होगा शायद अभी, ये स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स वगैरह, ठीक है, सॉरी स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज या प्लेटूज के ऐसे कुछ पार्ट है, तो वो आपको यहाँ पे देना है कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद यहाँ से एक्सटेंड करके एंटायर रशिया लेना, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रशिया ये आएगा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या फिर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या ताइगा क्लाइमेट में, ठीक है। सो इट इज नोन एज ताइगा। तो जनरली 50 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स याद रखो, ठीक है, तो उतना याद रखना है आपको। तो देखते हैं चर्चिल ऐसे कुछ पार्ट है कनाडा में, तो चर्चिल वगैरह आपको दिख जाएगा, फिजिकल मैप देख लो एक बार, ठीक है। तो अलास्का वगैरह ऐसे कुछ पार्ट एक्सटेंड हुआ है एंड मॉस्को एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ से एंटायर रशिया, यहाँ पे आपको नॉर्थर्न रशिया यहाँ पे दिख जाएगा आपको सेम लैटिट्यूड्स में। सो फाउंड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर due to great east-west extent, absent in the southern hemisphere because of the narrowness in the high latitudes of the southern latitudes and land part ही नहीं है, तो कोई extent की बात नहीं है, तो water ही extended है, तो water में कोई taiga forest थोड़ी ना होगा, ठीक है। So experience in the regions just below the Arctic circle. So just below the Arctic circle means क्या होगा, 66.5 के साउथ में आपको लेना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्टली साउथ में आपको स्टार्ट करना है। एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जाओगे सो दैट इज द टुंड्रा क्लाइमेट, नॉट ताइगा, ठीक है। सो ये ताइगा है, ठीक है, उतना याद रखो। एंड उसके साउथ में आप 50 डिग्री तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। So on its poleward side, it merged into the Arctic tundra. Yes, definitely, because उसके बाद ये किसमें merge हो जाएगा, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में, मींस आर्टिक में, कोल्ड डेजर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो आएगा। देन कनाडा एंड यूरेशिया एट अराउंड द आर्टिक सर्कल, मींस कनाडा एंड यूरेशिया का मैक्सिमम पार्ट हम डिस्कस करने वाले। देन साउथवर्ड द क्लाइमेट बिकम्स लेस सीवियर, यस डेफिनेटली साउथवर्ड क्लाइमेट क्या होगा, लेस सीवियर होगा एंड फेड्स इनटू द टेम्परेट स्टेपिडी क्लाइमेट, यस डेफिनेटली। जैसे हमने देखा ना कि जैसे इक्वेटर पे हमने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखा, तो वो फेड हो जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, तो वैसे ही ताइगा फॉरेस्ट ये फेड होता है टेम्परेट ग्रासलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा एक आपका टेम्परेट बेस्ट लोकेशन, जिसको हमने व्हीट कल्टीवेशन के लिए देखा, तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड आया था, ठीक है, दैट इज स्टेपी। एंड यहाँ पे कौन सा था, यूएसए का पार्ट था ना, तो यूएसए में कौन सा था, प्रेरीज। तो सिमिलरली ये आप देख सकते हो कि इट इज द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ग्रासलैंड एंड cold, harsh cold region या cold desert like areas, okay, Arctic frigid zone, okay. So it stretches along a continental belt across the Canada, some part of the Scandinavian Europe and most of the central and southern Russia 50 to 70 डिग्री, ठीक है। 66.5 भी आप इसको कंसिडर टेंटेटिवली ले लो, इसलिए कि कुछ पार्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड होता है।
तो 50 to 70 भी कंसिडर किया तो भी चलेगा. Then Siberian climate is conspicuously absent in the southern hemisphere because of the narrowness of the southern continents in the high latitudes. The strong oceanic influence reduce the severity of the winters, and coniferous forests are found only on the mountainous uplands. ये भी एक important है कि mountainous थोड़े से upland part होने चाहिए, not like mountains, but थोड़ा सा एक upland वगैरह होना चाहिए, तो वो होगा. Uplands of the southern Chile and न्यूजीलैंड, टास्मानिया एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. तो माउंटेनियस वगैरह कुछ पार्ट है, जैसे कि अभी इंडिया में भी टाइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम बोलते हैं ना, मिलता है कि हिमालय में अगर आप देखोगे तो अल्पाइन फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट हम जिसको बोलते हैं, तो वो पैटर्न में वैसे तो हाई लैटिट्यूड्स पे भी सॉरी हाई अल्टीट्यूड्स पे भी मिल जाएगा आपको माउंटेनियस पार्ट में. इवन दो आल्प्स में भी आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेगी, हिमालय में भी कॉनिफेरस ट्रीज है. तो सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में सम टाइप ऑफ टाइगा फॉरेस्ट मतलब अवेलेबल होगा, नॉट द क्लाइमेट बट द फॉरेस्ट इज अवेलेबल. लाइक इन सदर्न चिली में आपको कुछ हाई अल्टीट्यूड्स पे मिलेगा, न्यूजीलैंड में टास्मानिया, टास्मानिया कल ही हमने देखा है तो वो भी आपको शायद समझ गया होगा, साउथ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. तो हाई अल्टीट्यूड्स पे आपको पॉसिबली वहां पे भी दिख जाएगा. ओके, सो टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे? सो वेरी वेरी लो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम टाइम के लिए. तो देखो ये कुछ ग्राफ है यहाँ पे, जनवरी में अगर आप देखोगे तो -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है टेम्परेचर, देन 0 डिग्री तक जाता है, मतलब ऑलमोस्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट तक मई जून के आसपास आता है, एंड जून जुलाई अगस्त. ठीक है, सो जून जुलाई एंड अगस्त एंड मैक्स अप टू द सितंबर. ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पे टेम्परेचर उनका 10 to 15 डिग्री सेल्सियस मैक्स जाता है. 10 to 15 डिग्री से समर सॉल्स्टिस होता है ना, तो इसलिए सनराइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी. तो इसलिए फिर क्या होगा कि जो भी लैटिट्यूड से तो 5 डिग्री 5 to 6 डिग्री लैटिट्यूड्स अपवर्ड शिफ्ट होते हैं, मींस इमेजिनरी हम बोल रहे हैं. ठीक है, सो इसलिए उनकी जो इंटेंसिटी है सनराइज की, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर एक मैक्सिमम 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, एंड अगेन ड्रॉप होता है अक्टूबर के बाद. ठीक है, सितंबर अक्टूबर के बाद ये ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट होता है अप टू द दिसंबर अगेन, जनवरी से. ठीक है, सो एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अगर देखोगे टेम्परेचर 10 to 15 इज लाइक मैक्स होगा, बट मिनिमम यहाँ पे ज्यादा होगा, -25 तक टेम्परेचर जा सकता है, -25 डिग्री. ठीक है, समर आर ब्रीफ एंड वार्म रीचिंग टू 20 to 25 degrees Celsius in winter, whereas winter are long, brutally cold, always 30 to 40 degrees Celsius, -30 to 40 degrees Celsius below freezing point. कि जब पोलर वर्टेक्स अगर एक्टिव होगा तो यही एरिया पे पोलर वर्टेक्स हिट होता है, तब ये -30 तक भी जा सकता है. बट नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे विंटर का अगर देखोगे तो -25 डिग्री सेल्सियस तक रीच होता है. ठीक है, सो एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ द साइबेरियन क्लाइमेट इज द ग्रेटेस्ट. ओके, एनुअल टेम्परेचर रेंज, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन मींस -30 भी अगर हम पकड़ते हैं एंड यहाँ पे 10 भी पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है एनुअल टेम्परेचर में. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे होगी, नॉर्थ में साइबेरियन रीजन में या टाइगा रीजन में इट इज द लार्जर या ग्रेटेस्ट हम बोल सकते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस इन साइबेरिया. सम ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन वर्कोयांस्क. ठीक है, वर्कोयांस्क नाम की एक प्लेस है, तो वो 68 डिग्री नॉर्थ ऐसे कुछ है, एंड 113 ईस्ट पे उसका एक लोकेशन है, 68 डिग्री के आसपास नॉर्थ लैटिट्यूड है. तो वहां पे टेम्परेचर -67 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड था, मतलब जब कभी होगा, बट मिनिमम टेम्परेचर वहां तक वर्कोयांस में साइबेरिया का कुछ पार्ट है रशिया में, तो वहां पे रीच आउट हुआ था, एंड इवन दो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट भी है. ठीक है, सो ऐसे ये रीजन से मतलब इतना नेगेटिव टेम्परेचर जाता है. इन द नॉर्दर्न अमेरिका the extreme are less severe because the continents lesser east west stretch. डेफिनेटली जितना लैंड पार्ट ज्यादा उतना लैंड ज्यादा क्या होती है कि कूल होती है ना, तो जितनी लैंड कूल होगी तो उतने कूल विंड्स वहां से फ्लो होगी. सो अगर आप कंपैरिजन करते हो कि रशिया के स्टेज का, यूरेशिया बोलते हैं हम, रशिया तो नहीं बोल सकते, यूरोप एंड रशिया दोनों भी आ रहे हैं ना, तो यूरेशिया का स्टेज अगर देखोगे आप वेस्ट टू ईस्ट लैंड का स्टेज, एंड सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका का लैंड का स्टेज देखोगे आप वेस्ट टू ईस्ट, तो कंपैरेटिवली वो कम है. सो दैट्स व्हाई मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा उतना मॉडरेटिंग इम्पैक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है. ठीक है, यूरेशिया में तो इतना ज्यादा ब्रॉड एरिया है एंड उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है मैरीटाइम के इन्फ्लुएंस, कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा है. सो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ये कंपैरेटिवली कम होगा, या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये लार्जर कहाँ पे होगी एज कंपेयर टू द वेस्टर्न, जो हम नॉर्थ अमेरिका देख रहे थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लार्जर होगी, मतलब ड्रॉप
मिनिमम ड्रॉप टेम्परेचर कहाँ पे हो सकता है? रशिया में। तो उतना अलास्का या फिर जो कनाडा का पार्ट है तो वहां पे उतना ड्रॉप नहीं होता है, लाइक साइबेरिया उतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा. सो ऑल ओवर द रशिया नियरली ऑल द रिवर्स आर फ्रोजन. ओके, इन नॉर्मल ईयर्स द वोल्गा इज आइस कवर्ड फॉर अबाउट 150 days. इवन दो वोल्गा तो थोड़ा साउथ में आती है, बट स्टिल वो क्या है कि फ्रोजन है. जैसे मैंने कहा था ना कि ओ बीएनएसी एंड लेना, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर जो नॉर्थवर्ड फ्लो होती है, तो उनका क्या हो जाता है कि जनरली जब ये नॉर्थवर्ड फ्लो होती है तो 50 टू 60 के लैटिट्यूड के आसपास इनका नॉर्थवर्ड फ्लो है. तब मोस्टली अगर ये टाइम इतना लो टेम्परेचर है, मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो क्या होती है कि माउथ पे जनरली क्या हो जाती है कि फ्रोजन फ्रिजिड हो जाती है. तो दैट्स वाई इनका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न लैटिट्यूड का पार्ट है, जो मेल्टिंग पार्ट है, तो वहां पे उनका चैनल ब्रॉड हो जाता है और वहां पे फिर वेटलैंड, बेस्ट वेटलैंड बनते हैं. जैसे कि वेटलैंड पे हमने देखा था ना कि बर्ड्स के लिए बहुत ही मेजर अट्रैक्शन होता है, तो लेक बाइकल वगैरह जो भी रीजन है, तो उसके पैरेलल लैटिट्यूड्स पे तो वो रीजन बेस्ट वेटलैंड क्रिएट होता है. और वो वेटलैंड में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी होती है. साइबेरियन क्रेन वगैरह है ना, तो वो बेस्ट लोकेशन माने जाते हैं वेटलैंड के फॉर द बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती है. मीथेन, नेचुरल गैस एक्सेट्रा वहां पे क्रिएट होता है. ओके, so occasionally cold northerly polar local winds such as blizzard, जैसे मैंने कहा ना blizzard एक important है, हमने ऑलरेडी ये बहुत बार डिस्कस किया. blizzard of Canada and buran of Eurasia blow violently. ठीक है, सो कारा बुरान मैंने कहा था ना वार्म है, एंड बुरान एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट आती है. सो बुरान इन द साइबेरिया एंड blizzard इन द कनाडा आर वेरी वर्ल्ड के सबसे कोल्ड एंड हार्श विंड ब्लो जो होते हैं, एंड स्पीड भी बहुत ज्यादा होते हैं उनकी. ठीक है, सो वो कौन से? ब्लिजार्ड ऑफ कनाडा एंड बुरान ऑफ यूरेशिया, मोस्टली इन द रशिया, जैसे भी बोला तो भी चलेगा आपको. ठीक है, तो साइबेरिया रीजन में वगैरह हिट होता है, तो वो सबसे कोल्डेस्ट विंड होते हैं एंड ये टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करते हैं. ठीक है, सो उतना याद रखना बस. सो परमाफ्रोस्ट मींस परमानेंटली फ्रोस्ट होते एरियाज. तो प्रेसिपिटेशन देखो, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इन द इंटीरियर्स इज अब्सेंट. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट होगा. जो भी यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा तो वो स्नोफॉल से अवेलेबल होगा. ओके, कि जब स्नो कैप्ड हो जाएगा, देन बाद में अगेन समर सॉलिस्टाइज, फिर जितना भी एरिया मेल्टिंग होगा तो फिर रिवर एक्टिव होगी, तो वही वाटर उनके लिए अवेलेबल होगा. ठीक है, सो बाकी तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस तो ऑलमोस्ट एब्सेंट है. फ्रंटल डिस्टर्बेंस माइट ऑकर इन द विंटर. ठीक है, जो मैंने कहा था ना कि फ्रंटल सेम डिस्टर्बेंस, फ्रंटल मींस क्या है, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट जब हिट होते हैं तब वो विंटर लाइक कंडीशंस में क्रिएट हो सकते हैं. देन टिपिकल एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंज फ्रॉम 38 टू 63, बहुत ही कम है. देखो कि अभी तक हमने जो एरियाज देखे उनके बारे में डिस्कस किया, तो डेजर्ट के बाद शायद आपको ऐसा एरिया दिख रहा है, ये सेकंड एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर है, कम रेनफॉल है, 38 to 63 centimeter. It is a quite well distributed throughout the year with a summer maximum rainfall होगा and convectional rain in mid summer 15 to 24 डिग्री सेल्सियस जब जाएगा तब mostly conventional type of rainfall create होगा. And in winter precipitation is in the form of the snow. Okay, as the mean temperature are well below freezing all the time. Okay, so that is the thing. तो ये याद रखो. एंड रेनफॉल अगर हम अभी तक जितना डिस्कस किया है तो देखो, इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होगा? रेन फॉरेस्ट का आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, देखो. ठीक है, तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे माना, सॉरी सबसे लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे माना जाता है? तो देखो टुंड्रा, तैगा, इसमें एक टुंड्रा पकड़ते हैं पहले, एंड सेकंड इज द डेजर्ट मींस 90 डिग्री टू 66 एंड हाफ डिग्री, दैट इज द टुंड्रा. एंड जनरली 20 टू 30 डिग्री, दैट इज द डेजर्ट पार्ट. तो यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होगा. एंड सेकंड, अगर आप उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा हाइयर रेनफॉल देखोगे तो वो कौन सा है? ग्रासलैंड मींस सवाना, स्टेपी एक्सेट्रा आएगा उसमें, एंड तैगा. ठीक है, सो तैगा में भी थोड़ा सा हल्का सा जो भी रेनफॉल होगा तो वो होगा, बट यहाँ पे मोस्टली स्नो से रेनफॉल या स्नोफॉल जिसको बोलते हैं हम, तो उससे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है. एंड नेक्स्ट होता है दैट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. ये होगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मींस तैगा के थोड़ा सा सदर्न पार्ट में अगर हम देखेंगे तो दैट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. एंड सबसे हाईएस्ट होगा रेन फॉरेस्ट. ओके, सो ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं. रेनफॉल एरिया वाइज दिया हमने, लैटिट्यूड वाइज कुछ उसको कन्वर्ट किया है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन तैगा. ऑलरेडी हमने एरिया तो देख लिया, ये पूरा एरिया डिस्कस किया है. प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ द साइबेरिया सब आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो याद रखना है,
इट इज नॉट, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ओके, सो इट इज द एवरग्रीन वन। तो ये सबसे लार्जेस्ट स्प्रेड हुआ है, बिकॉज जितना थोड़ा साउथ की तरफ आओगे तो उतना डेसिडियस हो जाता है वो, ठीक है। बट ये यहाँ पे ये एरियाज में हमको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन सा है। ओके, धीरज का क्वेश्चन है, वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड इट्स आल्सो फ्लो इन रशिया। यस, वोल्गा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है उनकी, एंड उस पे ही उनके नियर बाय ही कुछ कैपिटल्स वगैरह है, नियर बाय, नॉट ऑन द एग्जैक्टली ऑन द बैंक, बट वोल्गा इज इम्पोर्टेंट। वोल्गा आई थिंक कैस्पियन सी में ही मर्ज होती है, ठीक है, बिकॉज डॉन एंड वोल्गा के चैनल्स उन्होंने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो डॉन जाती है ब्लैक सी की तरफ एंड वोल्गा जाती है कैस्पियन की तरफ, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, रशिया में भी फ्लो होती है, तो वही इंपॉर्टेंट है, देख लो उसके बारे में, आप विकिपीडिया कर लो एक बार, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जब देखेंगे तब सब एस्पेक्ट ये देखने वाले हैं, ठीक है, हम बिकॉज जब फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, तो ये कवर हो ही जाएगा आपका, एक छोटी से छोटी रिवर भी हम कवर कर लेंगे। सो कहाँ थे हम, in the Europe, these climate and forests are mainly confined to the northern, ये already हमने cover किया है। So however there are small amount of coniferous forest at high altitudes, ये already हमने cover किया है कि ये type का forest कहाँ पे possible है, तो वो भी देखा है। तो नॉर्दर्न अमेरिका फ्रॉम अलास्का अक्रॉस द कनाडा इनटू द लैब्राडोर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखो, अलास्का, लैब्राडोर टुवर्ड द कनाडा, ठीक है। सो यहाँ पे एंटायर अलास्का एंड कनाडा ये पार्ट हमने देखा है, एंड फ्रॉम दिस स्कैंडिनेविया ये सब पार्ट आपका वेजिटेशन का ताइगा फॉरेस्ट का है। एंड ताइगा फॉरेस्ट में मैक्सिमाइज कौन सा है, एवरग्रीन ताइगा फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एंड उसके बाद सेकंड नंबर लगता है कॉनिफेर, किसको हम बोलते हैं कि डेसिडियस कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वो थोड़ा स्मॉलर परसेंटेज में होगा। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्री कवर अगर देखा जाए कोई एरिया वाइज, अगर हम एक टेंटेटिवली पकड़ते हैं, तो वो कहाँ पे आएगा आपका, डेफिनेटली इक्वेटर पे आएगा। एंड अमेजोन फॉरेस्ट ये सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में फॉरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। बट इसके बाद जो नंबर लगता है, सो दैट इज द दिस एरिया, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट अगर आप फॉरेस्ट अगर देखोगे तो दैट इज ताइगा फॉरेस्ट, या फिर साइबेरियन एरियाज में ताइगा फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपका कौन सा लेक्चर है नेक्स्ट अभी? यस, 11 बजे कौन सा लेक्चर है? यस, प्लीज। हेलो, हाँ, सर, यस, यादनी का है हाँ, सर, यस सर, संचित ब्रांच लेक्चर्स आहेत 11 पासून पुढे। हां, बरं, ठीक आहे सर, चालेल सर, ओके, थँक्यू। आणि सर एक काम करूयात आपण, आज 9:30 ला स्टार्ट केलं होतं का? हो, ऍक्च्युली मला प्रवीण पाटील सरांनी 9:30 चा टाइम दिला होता। ओके, मग मी हर्षल सरांशी बोलून घेतो, जर 9 ला स्टार्ट केलं तर मग तुमचं इझिली 9:45 पर्यंत होऊन जाईल व्यवस्थित। यस, शुअर सर, काही प्रॉब्लेम। चालेल, ओके सर, यस। सो आज तुम्ही थोडा थोड़ा नोटिस करतो, हाँ, ओके। सो आज स्टॉप करते हैं हम लेक्चर, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सो ताइगा फॉरेस्ट बाकी है, बहुत ही बाकी है, तो उसका जो नेक्स्ट कवरेज होगा तो हम वो बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लाइमेट होगा, लास्ट क्लाइमेट होगा हमारा टुंडा क्लाइमेट। सो जो भी क्वेश्चन होगा, अभी तक जितने भी क्लाइमेट हमने कवर किए, सो जो भी क्वेश्चन होगा, सो प्लीज आप साथ में रखो, हम कल उसको डिस्कस करेंगे, जितना पॉसिबल होगा तो उतना हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ठीक है। एंड रही बात पीपीटी की, सो इसमें से कुछ ही पीपीटी में फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज ये प्रॉपर लेक्चर के कुछ पीपीटीज है। करंट अफेयर्स वगैरह होता तो मैं डेफिनेटली आपको सेंड करता। एंड जो भी पीपीटीज मैंने आपको शेयर किए, तो अपार्ट फ्रॉम द करंट पार्ट, ठीक है, सो या डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह होगा तो प्लीज डू नॉट शेयर विद एनीवन, बिकॉज ये थोड़े लेक्चर के पीपीटीज होते हैं, ये स्टैटिक पार्ट के पीपीटीज है। सो वो बस हमारे लेक्चर के लिए हो गए, ठीक है। एंड रही बात करंट एनवायरमेंट जो चल रहा है, तो वो तो मैं ऑफिशियली सबको ही सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट के। एंड प्लीज आपके क्वेश्चन साथ में रखो, हम कल एंटायरली डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।